आपके मम्मी पापा, आपका ये फ़ोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास के दोस्त, इनफैक्ट आप खुद रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सब कुछ फर्जी है, कुछ सच है ही नहीं। मैं अगर आपसे ये कहूँ तो मानोगे इस बात को? वेल यही है थियरी सिमुलेशन का, कि हम जिस भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वेल वेट, अभी नहीं बताता हूँ डिटेल में कि ये क्या होता है, आगे वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। कहानी है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से, कि एक बार जब सुदामा ने कृष्ण से माया के बारे में पूछा, तब श्री कृष्ण उन्हें यमुना के किनारे ले गए। वो नदी में डुबकी लगाने के बाद बाहर आकर अपना पीताम्बर वस्त्र पहन रहे थे, और तब सुदामा खुद भी यमुना में एक डुबकी लगाने के लिए उतर गए। जैसे ही सुदामा ने नदी में अपना कदम रखा, वैसे ही नदी का प्रवाह बदल गया एंड वो बहक कर किसी और नगर में पहुंच गए। उस नगर के राजा की मृत्यु हो चुकी थी, और वहाँ एक ऐसी प्रथा थी जहाँ राजा के मृत्यु के बाद हाथी जिसे भी माला पहनाएगा वो वहाँ का अगला राजा बन जाएगा। अब जैसे ही सुदामा रास्ते में चल रहे थे, हाथी ने उनको फूलों की माला पहना दी। फिर वहाँ उस नगर में सुदामा राजा की भूमिका निभाते हैं एंड वहाँ की राजकन्या से शादी कर लेते हैं। उनके 2 बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद उस रानी की मृत्यु हो जाती है। अब सुदामा अपनी पत्नी के खोने का दुख मना रहे थे, और इसी बात पे नगर वासियों ने सुदामा से कहा कि आपको अपनी पत्नी की चिता पर लेटना पड़ेगा, क्योंकि इस माया नगरी का यही रूल है। सुदामा ने इस पर कहा कि मैं अपनी पत्नी की चिता पर लेटूंगा, बट उससे पहले मुझे नदी में एक बार डुबकी लगानी है। सैनिकों के साथ उनको डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। वो नदी में डुबकी लगाते भी हैं, एंड जैसे ही वो डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं, उनको एक ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। वो देखते हैं कि श्री कृष्णा अपना पीताम्बर वस्त्र पहन रहे थे, और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एंड वो जाते हैं कृष्ण के पास एंड पूछते हैं कि क्या असली है, क्या नकली है, सब चल क्या रहा है। क्योंकि अभी अभी तो वो कृष्ण के साथ थे, एंड जस्ट उसके बाद वो कहीं और पहुंच गए जहाँ पे उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, उनके पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है, एंड वो वापस से वहीं पे आ गए जहाँ पे वो श्री कृष्ण के साथ थे। इस पर श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि जो सुदामा ने पहले देखा वो उनका भ्रम था, वो माया था, एंड अभी जो वो देख रहे हैं वो सच्चाई है, वो रियलिटी है। लॉर्ड कृष्णा ग्रेसफुली शोड सुदामा दैट माया इज नथिंग बट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इल्यूजन। हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि सब कुछ मोह माया है। माया यानी कि इल्यूजन हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में बहुत ही पौराणिक सालों से मेंशन्ड है। बट 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्टम ने एक ऐसा रिसर्च पेपर रिलीज किया जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। अब क्या रियल है, क्या इल्यूजन, इस पर आज भी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके इस कंफ्यूजन को बहुत ही अच्छे हद तक दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सिमुलेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि रियलिटी क्या होती है। आप इस वीडियो को अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर देख रहे हो, वो आपकी रियलिटी है। मैं इस वीडियो को अभी इस कैमरा में शूट कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरा कैमरा पर्सन है, ये लाइट्स, ये सारे इक्विपमेंट्स, ये मेरी रियलिटी है। आसान शब्दों में कहूँ तो रियलिटी वो चीज़ है जिसको कि हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से डिफाइन करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स बिंग आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड टच। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम इन 5 सेंसेस से अप्रोच नहीं कर सकते वो रियलिटी का हिस्सा ही नहीं है? वेल इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है जो कि दिया है प्लेटो ने, बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। प्लेटो ये कहते हैं कि एक सिचुएशन इमेजिन करो कि बहुत सारे केवमैन ना एक केव में रहते हैं, गुफा में रहते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा है। तो गुफा में ये होगा कि वहाँ पे जो केवमैन फायर लिट अप करते हैं उसके कारण वॉल पे बहुत सारे शैडोज बन जाएंगे। ना जो अंदर केवमैन रहते हैं उनके लिए वही रियलिटी है। मतलब उनका ये मानना होगा कि इस केव के अंदर मैं जिन चीजों को देख रहा हूँ वही रियलिटी है, एंड इसके अलावा इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब मान लेते हैं कि उस गुफा में से एक इंसान बाहर चला जाता है एंड वो ये देखता है कि सूरज क्या होता है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, रोशनी क्या होती है, तो उसके लिए रियलिटी चेंज हो जाएगी। और अब जब उसने बाहर की एक अलग सी दुनिया देख ली है, उसको देखने के बाद जब वो केव के अंदर फिर से जाएगा एंड वो केव के अंदर प्रेजेंट लोगों को ये समझाने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में बाहर में क्या चल रहा है, तो शायद केवमैन जो अंदर रह गए थे, जो बाहर फ्री होके नहीं गए थे, वो उसकी बातों को मानेंगे ही नहीं। अगर वो उन बाकी केवमैन को फ्री भी करना चाहेगा ये कह के कि यार देखो तुम जहाँ पे रह रहे हो वो सच्चाई नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है, तो शायद वो डर जाएंगे कि क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने तो बचपन से यही देखा है, एंड वो बाहर जाना भी नहीं चाहेंगे एंड शायद उससे फाइट भी कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए वही उनकी रियलिटी है। इसी सिचुएशन को प्लेटो कहते हैं एलेगरी ऑफ द केव। उनका ये मानना है कि जनरली रियलिटी को हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जो देख रहे हैं, जो हमारे सेंसेस के आसपास है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही रियलिटी है, एंड जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं वो हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन प्लेटो ऐसा मानते थे दैट द ट्रू रियलिटी कैन नॉट बी फाउंड थ्रू सेंसेस। नाउ लेट्स गेट इनटू व्हाट रियली इज द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एंड लेट्स गेट इनटू द 3 आर्गुमेंट्स जो कि सिमुलेशन के बारे में दिए जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन के असिस्टेंट जॉन व्हीलर ने यह कहा था कि हम जिस भी चीज को फिजिकली परसीव करते हैं वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन से बनी है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बिट्स। और व्हीलर की इसी इट फ्रॉम बिट थियरी को मेंशन करते हुए कंप्यूटर साइंटिस्ट और द सिमुलेशन हाइपोथेसिस के ऑथर रिजवान वर्क कहते हैं कि इफ द वर्ल्ड isn't really physical, if it's based on information, then a simpler explanation might in fact be that we are in a simulation that is generated based on computer science and information. समझ में नहीं आया? रुक जाओ।
मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस को अगर मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि शायद हमारे आसपास की सारी चीजें जो कि हम देखते हैं एक रिजल्ट है एक सुपर कंप्यूटर के कुछ कैलकुलेशंस का जो चला रहे हैं पोस्ट ह्यूमंस यानी कि ऐसी ह्यूमन स्पीशीज जो कि इवोल्यूशन के स्टेज में हमसे कई गुना अलग और एडवांस होगी, इतनी एडवांस कि उन्हें प्रेजेंट डे ह्यूमंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको ह्यूमंस कहना भी गलत होगा। इस कॉन्सेप्ट को निक बॉस्ट्रोम ने अपनी रिसर्च पेपर आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन में बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है। बॉस्ट्रोम ने 3 पॉसिबिलिटीज बताई हैं। वो कहते हैं कि पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि जब तक हम पोस्ट ह्यूमंस बने इवॉल्व होकर, जब तक हम इतने एडवांस बने तब तक हम मर चुके होंगे क्योंकि इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो जब तक हम उतने एडवांस होंगे तब तक हम बचेंगे नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये कहते हैं कि अगर हम पोस्ट ह्यूमंस के लेवल तक कल को पहुंच भी गए, हम बहुत एडवांस बन भी गए, तो शायद हम कॉन्शियसली सिमुलेशन जैसी चीज ट्राई ही नहीं करेंगे, उनको बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अनएथिकल होगा कि तुम जिंदगी से खेल रहे लोग यार, उनको पता भी नहीं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं क्या करते हैं, तुम उनको बनाए जा रहे हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें पोस्ट ह्यूमंस के लेवल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज वो खुद किसी दूसरे पोस्ट ह्यूमन का क्रिएशन है। मतलब हम ऑलरेडी सिमुलेशन में हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम सिमुलेशन में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब हम तो अपनी मर्जी के मालिक है। यू विल बी लाइक कि तुम मुझे बताओ कि क्या नहीं करना है तो मैं जाके वही करूंगा, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से चलता हूँ। यही सोच रहे हो, राइट? वेल, आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, मैं भी मानता हूँ। बट एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कुछ साइंटिस्ट ऑलरेडी एक जुवेनाइल रैट के ब्रेन के कुछ हिस्सों को डिजिटली रिक्रिएट करने में कामयाब हो चुके हैं। तो जरा सोच कर देखो कि अगर रैट्स का कंप्यूटर सिमुलेटेड ब्रेन क्रिएट किया जा सकता है तो फिर इंसानों का कंप्यूटर सिमुलेटेड ब्रेन क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। शायद आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट विद टाइम हम ये भी कर पाएंगे। इलॉन मस्क और नील डिग्रेस टाइसन जैसे फेमस पर्सोनास जो कि टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए माने जाते हैं, उनका भी ये मानना है कि हम सिमुलेटेड वर्ल्ड में ही जी रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट इफ वी रियली आर अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ द पोस्ट ह्यूमन सिमुलेशन, देन उनको ये सब कुछ क्रिएट करने में लगा क्या होगा? कौन सी टेक्नोलॉजी लगी होगी? कितना मेहनत लगा होगा? इस सवाल का सही जवाब वही है जो कि आपके और मेरे बर्थ से लेकर आज तक बस बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर। वाह, स्मार्ट हो गया। Yeah, the global temperature and the technology too. In the last 30 years, we have witnessed technological development at such a speed that we went from a Nokia phone जिसमें सिर्फ एक exciting feature था, सांप वाला गेम, to metaverse जहां गेम को हम virtually experience कर सकते हैं। And अगर भगवान की कृपा से हम humans अगर इसी स्पीड पर डेवलप करते रहें, ऐसे ही टेक्नोलॉजी में फोड़ते रहें and खुद के एक्सटेंशन का कारण खुद ही ना बन जाए, तो शायद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर हमारे पास ऐसी तोड़ू टेक्नोलॉजी होगी कि हम सच में ऐसे सिमुलेशंस क्रिएट कर पाएंगे। रिजवान वर्क के हिसाब से हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां पे कि हम ह्यूमन सिमुलेशंस को क्रिएट कर पाए, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन एज अ होल को 10 स्टेजेस से गुजरना होगा। अब तुम बोलोगे कि अभी प्रेजेंटली हम कौन से स्टेज पे? मेटावर्स वगैरह के आने के बाद उनके अकॉर्डिंग अभी हम हैं स्टेज नंबर 5 पर, और इस स्टेज नंबर 5 से कुछ 100-1000 साल के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन उस सिमुलेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां पे ये सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल होंगी। मतलब अभी जो मैंने ये बताया कि अगर हम इसी स्पीड से टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करते गए तो वर्क के अकॉर्डिंग हम सिमुलेशन पॉइंट पे एक पॉइंट पे आके हम पहुंच ही जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर ये सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉसिबल हो जाएंगी तो क्या ये नहीं हो सकता कि आज हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास जो सारी चीजें, वो भी एक सिमुलेशन ही है, कि वो किसी दूसरे ह्यूमंस के प्रोग्रेस वाले टाइम में जब वो सिमुलेशन पॉइंट पे पहुंच गए होंगे, उन्होंने हमें क्रिएट किया हो गया होगा। यानी कि आपके आसपास की हर चीज बस एक कंप्यूटर कोड है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। तुम अपने रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन है, बट तुम्हारे दूसरे रूम में क्या हो रहा है तुम्हें पता है? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा दूसरा रूम एग्जिस्ट भी करता है? ये सेम चीज वीडियो गेम्स में भी होती है। जो वीडियो गेम्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि जिस मोमेंट ऑफ टाइम में तुम्हारा कैरेक्टर जहां प्रेजेंट है तुमको वही पार्ट दिखता है, उसके आसपास की चीजें एक्चुअली में वहां पे होती नहीं है। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वहां पे वो क्रिएट होता जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये वीडियो गेम वाली चीजें अगर रियल लाइफ में भी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मेरे आसपास जो मेरा कैमरा पर्सन, ये लाइट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें हैं, बस वही एग्जिस्ट करती है। एंड मैं जो अभी सोच रहा हूँ कि शाम को मुझे वडाला जाना है, तो रियलिटी में अभी वडाला में कुछ होगा ही नहीं, वडाला ही नहीं होगा। इनफैक्ट वडाला छोड़ो, इसका मतलब ये भी है कि मैं जो अभी सामने देख रहा हूँ वही चीजें रियल है। अब पीछे मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो पीछे कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट डार्क स्पेस। देयर इज एन अमेजिंग मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स जिसमें इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। तो डू चेक इट आउट, माइंड फ्रीक करने के लिए भी एंड इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए भी। अब इसमें अगर क्वांटम थियरी को थोड़ा सा घुसाने की कोशिश करें तो क्वांटम थियरी के हिसाब से द पार्टिकल्स आर नॉट मटेरियलाइज्ड एक्सेप्ट व्हेन दे हैव टू बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। अब इसको अगर मैक्रो वर्ल्ड में अप्लाई करें तो इसका मतलब ये होगा कि सराउंडिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती until you actually decide to take a note of it। मतलब the moment मैं अपने सिर को पीछे घुमाता हूँ, पीछे चीजें एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाती है और वो एग्जिस्ट कर जाती है। and the moment मैं अपने सिर को आगे कर देता हूँ तो पीछे की चीजें गायब हो जाती है, वहां पे वो होती ही नहीं है।
मैक्रो वर्ल्ड में ये मानना, ये प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट माइक्रो वर्ल्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि ये चीज बहुत ही अच्छे से देखी जा सकती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक कॉपर प्लेट पर 2 स्लिट्स बनाकर इलेक्ट्रॉन्स फायर किए गए थे। साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, क्या वो वेव की तरह बिहेव करते हैं या फिर वो पार्टिकल्स हैं। पहले ऑब्जर्वेशन में ये दिखा कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तरह मूव हो रहे हैं, लेकिन जब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए डिवाइस सेटअप किया गया, तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स असल में वेव्स की तरह मूव हो रहे हैं। जब ऑब्जर्वेशन के बिना फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, द इलेक्ट्रॉन्स एफर्टलेसली शिफ्टेड बैक टू मूविंग एज पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अपना फीचर चेंज कर रहे थे बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनको देखा जा रहा था या नहीं देखा जा रहा था। Hence, if the world is a simulation, then this double slit experiment is a good example to go ahead with. Simulation and the Truman Show. इस मूवी में द फेमस हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी होते हैं, जो कि ट्रूमैन बर्बैंक का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। ट्रूमैन अपनी पूरी लाइफ में एक टीवी शो का हिस्सा होता है, जिसके बारे में उसको एंड तक पता ही नहीं चलता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली मेरे आसपास अगर मैं वो ट्रूमैन कैरेक्टर हूं, तो जो सारी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ फर्जी है, वो सब कोई प्रॉप है, सब प्लांटेड है। मतलब ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ एक एक्टर है, एंड ये सब कुछ एक टीवी शो में टेलीकास्ट हो रहा है कहीं पे, एंड वो लोग मुझे बस देख रहे हैं, एंड ये सबके लिए एंटरटेनमेंट चल रहा है, कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो द चांसेस आर कि जैसे उस मूवी में ट्रूमैन एक्टर से घिरा था, जो कि रियलिटी में वहां पे उसके लिए नहीं थे, वैसे ही हम भी बस यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड हमारे आसपास बस सिमुलेटेड कोड्स हैं। डिफरेंस बस ये है कि उस मूवी में ट्रूमैन जो था वो असली इंसान था, एंड आसपास सिर्फ कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स एंड प्रॉप्स थे, बट वो तो रियल था। बट हमारे केस में शायद ये भी हो सकता है कि हम भी नकली हैं, हमारे आसपास की सारी चीजें भी नकली हैं, सब कोड है, मैं भी कोड हूँ, तुम भी कोड है। बहुत दर्द है जिंदगी में, एंड इन दैट केस this entire universe is running as some background application in some device of a post-human. But now the question comes कि ये जो post-humans है, ये बहुत ही advanced humans जो है, वो ऐसे simulations create क्यों करेंगे? इसका जवाब देते हुए निक बॉस्ट्रॉम ने कहा है कि शायद post-humans अपने ancestors यानी कि हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, and that is why they are creating what Bostrom calls ancestral simulations. Just because उनको ये देखना है कि उनके past में उनके ancestors ने क्या करा था, वो कैसे evolve हुए थे, उन्होंने हमें बना दिया, ये देखने के लिए कि कैसे हम develop कर वहां तक पहुंचते जहां पे वो पहुंचे हुए हैं आज के डेट में। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर हम सिमुलेशंस हैं तो हमारा कोई जिंदगी का पर्पस है, कोई टास्क है, या फिर बस ऐसे ही बस बन गए? तो रियलिटी में अगर मैं एक सिमुलेशन हूं तो मेरा भी कोई पर्पस होगा ना, मुझे कुछ करना होगा। वो क्या है? मतलब क्या तो ये वीडियो गेम्स की तरह है कि अगर हम उस टास्क को आइडेंटिफाई कर ले एंड उसको पूरा कर ले तो वो गेम खत्म हो जाता है, तो हमारी जिंदगी भी शायद खत्म हो जाएगी कि मैं अगर उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा कर दूं तो शायद ये पूरा दुनिया वहीं पे खत्म हो जाए, बिकॉज मैं जिस सिमुलेशन में हूँ उसका अंत वहीं पे हूँ। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा सिमुलेशन उन्होंने क्रिएट किया होगा पोस्ट ह्यूमन ने, वो बस मियर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होगा, जैसे हमारे लिए टीवी और वीडियो गेम्स है, बस रैंडमली देख रहे हैं, टीवी चैनल चेंज कर रहे हैं। नाउ बिफोर यू स्टार्ट फ्रीकिंग योर सिमुलेटेड सेल्व्स आउट, लेट मी टेल यू दैट ये सारे हाइपोथेसिस जो कि मैंने शेयर करे, इनका कोई ऐसे वैलिड प्रूफ नहीं है, एंड बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो कि इनको नहीं मानते हैं, इनको डिस्कार्ड करते हैं। 2016 के एजिमोव मेमोरियल डिबेट जो कि अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में हुआ था, उन पैनलिस्ट्स में से एक थी लीजा रैंडल, और लीजा रैंडल का ये मानना है कि ये प्रोबेबिलिटी कि जो दुनिया है वो रियल नहीं है, वो इतना कम है कि मतलब उसको आप जीरो मान सकते हो। उनका ये कहना था कि अगर पोस्ट ह्यूमंस ने सिमुलेशंस का कॉन्सेप्ट अपनाया भी हो तो फिर वो हमें ही क्यों सिमुलेट करेंगे। शी कंटिन्यूज फर्दर सेइंग, आई डोंट नो व्हाई दिस हायर स्पीशीज वुड वांट टू बॉदर विद अस। एक दूसरे साइंटिस्ट है जोहर रिंगल, जिनका ये कहना है कि इस पूरे यूनिवर्स जितना सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए जो कंप्यूटर पावर लगेगी वो इतनी ज्यादा है कि उसको एक्चुअल में अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट देन ही आल्सो स्टेट्स दैट हु नोज व्हाट आर द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ व्हाटएवर सिमुलेट्स अस, मे बी इट इज समथिंग वी ऑलरेडी नो एंड वर्शिप। यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ इसके बहुत सारे थियरीज हैं, एंड मोस्ट ऑफ द नॉन साइंटिफिक वंस रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड लॉर्ड ब्रह्मा ने क्रिएट किया था। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ह्यूमंस उसी ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो कि लॉर्ड ब्रह्मा ने क्रिएट किया हो? हम सिमुलेटेड बिंग्स हैं, एंड जो ये हम पोस्ट ह्यूमंस की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे भगवान लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश है। अगर ये सच है तो जिसको हम फेथ बोल रहे हैं कि भगवान में श्रद्धा हो हमारी, वो एक्चुअली में कुछ नहीं बल्कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करने वाली कोई एंटिटी है जो कि एक्सप्लेन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हम रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कुछ रियल है, या फिर हम बस कोई एंसेस्टर है पोस्ट ह्यूमंस के जो कि एग्जिस्ट करते हैं एक चैप्टर में उनके हिस्ट्री बुक के, जो भी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि वो एक सिमुलेशन है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, कि क्या सच है क्या झूठ है, बताना जरूर। इसके अलावा प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुमको ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को। 6 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, शायद जब ये वीडियो आएगी तो ये सब्सक्राइबर्स भी हो रखे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। 1 मिलियन वेरी सून।